बोर्ड पर आपके सामने ये लिखा है कि हाउ टू कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज। जितने परीक्षाओं की तैयारी आप करते हैं उसमें ये एक चुनौती है बच्चों के सामने कि पैसेज को कैसे समझें। हाउ टू कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज, हाउ टू अंडरस्टैंड द पैसेज। कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझें कैसे। जब तक आप पैसेज को समझ नहीं पाते हैं, किसी भी पैसेज को समझ नहीं पाते हैं, तो समझने का मतलब है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। और चाहे जिन परीक्षाओं को आप देख लें, अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, आप सीडीएस की तैयारी करते हैं, आप एनडीए की तैयारी करते हैं, आप और किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा मेजर पोर्शन है। जैसे पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन ही है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जब तक आप सेंटेंस को अरेंज नहीं कर सकते तब तक आप उस पैसेज को, उस सेंटेंस को ऑर्डर में नहीं लगा सकते। क्लोज पैसेज आते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। क्लोज पैसेज भी पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, यानी आप पैसेज को जब तक समझ नहीं पाएंगे, सेंटेंसेस के भीतर को, इनर एनवायरनमेंट को, सेंटेंस के अंदर का एक इनर एनवायरनमेंट है, उसके पार्ट्स हैं, उनके आपस के कोऑर्डिनेशंस हैं, कोऑपरेशंस हैं सबके, उसको जब तक नहीं समझ सकते हैं आप उस क्लोज पैसेज को भी नहीं समझ पाएंगे। तो एक मेजर पोर्शन किसी भी परीक्षा का हो, उसमें पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का पैशन हो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस का भी हो तो उसमें भी समझ, चाहे इवन कॉमन एरर के भी हो तो उसमें भी समझ। और कुछ परीक्षाओं में तो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो भी पैसेज में ही दे दिए जाते हैं, पैसेज बेस्ड ही होते हैं। तो उन वर्ड्स को भी कॉम्प्रिहेंड करने की जो कला है वो आपको सीखनी पड़ती है, तभी आप पैसेजेस को आसानी से हल कर सकते हैं और दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और जब उन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपके जो स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आज एक छोटा सा पैसेज हम लेकर के आए हैं आपके सामने, वो ये है कि इसको हम समझें कैसे। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ता है, जिसमें ये नहीं है कि आप बहुत सारे ग्रामर के टेक्निकल रूल्स को जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे वर्ड्स को आप जानें, सारी वर्ड का मीनिंग आप जानें, इसकी भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपको सीखनी है, वो ट्रिक्स अगर आप देख लें तो हमें लगता है कि इस पैसेज को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। ये किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ होती है, उसका एक कोई बस है, कोई कार है, कोई इंजीनियरिंग है, किसी भी, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे साइकिल है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, फ्रेम होता है, आगे पहिया होता है, पीछे पहिया होता है, हैंडल होता है, ये उसका एक स्ट्रक्चर है। तो अगर उसके स्ट्रक्चर को आप समझ लेते हैं तो आपको चीज़ों को चलाने में आसान हो जाता है, उस साइकिल को चलाने में आसान हो जाता है, गाड़ी को समझने, गाड़ी के इनर इंजीनियरिंग को समझने में आसान हो जाता है। उसी तरह से इस सेंटेंसेस का भी अपना एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है। वो संरचना ये होती है, बड़ा सिंपल सा है, कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखें ध्यान से। तो इसमें ये है, इसको कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और इसको कहते हैं वर्ब, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसे फिर कह देते हैं कनेक्टर, कंजंक्शन कहते हैं इसे, हम कनेक्टर का नाम दे रहे हैं, ये कनेक्टर है। और फिर इसमें वही सब्जेक्ट, वही वर्ब, वही ऑब्जेक्ट और वही कॉम्प्लीमेंट। आप देखेंगे कि इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंतर्गत पूरा का पूरा ये पैसेज इसी एक रचना में पिरोया हुआ है।
अगर आप इसको समझ पाते हैं ये क्या है और ये कैसे प्रैक्टिकली यहाँ फंक्शन करता है, इस पर कैसे प्रैक्टिकली फंक्शन करता है, तो आप देखेंगे कि ये कितना आसान हो जाता है। सबसे पहले इस पैसेज को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है, पहले तो इसमें वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, इसका मतलब कार्य। इससे ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में कोई भी, जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा, और जब कोई ना कोई एक्शन होगा तो उस एक्शन को कोई होगा जो उस एक्शन को करेगा, और उस एक्शन को कौन करता है? सब्जेक्ट। ये दो बात क्लियर हो गई। पहले कोई ना कोई एक्शन होता है, दूसरा उस एक्शन को कोई ना कोई करता है। तो जो उस एक्शन को करता है उस हिस्से को हमें इसमें समझना पड़ता है पैसेज में, और वो एक्शन कौन सा हुआ उसे समझना पड़ता है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ कोई इस एक्शन को अंजाम देता है तो उस एक्शन का असर भी तो किसी पे जाके पड़ता है ना। उस एक्शन से, सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन से अगर कोई प्रभावित होता है तो उस प्रभावित हुए वाले यूनिट को, उस आइडिया यूनिट को कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको यहाँ करके बताएं कि अगर हम इस पेन को ऐसे उछाल दें तो आपने देखा इसमें एक एक्शन हुआ उछालने का। उछालना वर्ब हुआ, उछालना वर्ब हुआ। और किसने उछाला? सब्जेक्ट, यानी मैं, मेरा नाम है कुछ, आप कह सकते हैं द टीचर। द टीचर टॉस्ड, उछाल दिया। अब इस टीचर ने जिस एक्शन को अंजाम दिया उस एक्शन से कौन प्रभावित हुआ? उस एक्शन को किस पर जाकर के उस एक्शन का प्रभाव पड़ा? इस पेन पर, इस मार्कर पर। तो उछला मार्कर, ये देखिए ये मार्कर उछल गया। तो ये जो मार्कर है, ये मार्कर ही ऑब्जेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यानी कोई एक्शन को करेगा, कोई एक्शन होगा, उस एक्शन से कोई ना कोई प्रभावित होगा। क्लियर हो गई बात? ये अभी अब और डिटेलिंग करेंगे। ये तो आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि वर्ब भी दो प्रकार की होती है। कई बार ये वर्ब तो होगी लेकिन इस एक्शन को करने वाला यहाँ नहीं होगा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये भी हम लोग समझेंगे, किसी और लेक्चर में समझा जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये उछलने वाली चीज़ कोई निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे लिविंग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उसको फिर कभी देखा जाएगा। फिलहाल हमें ये देखना है कि वर्ब यानी एक्शन, इस एक्शन को कौन अंजाम दे रहा है? कोई सब्जेक्ट, और इस एक्शन से प्रभावित कौन हो रहा है? ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बात को ये और ये तीनों बातें, कोई डूअर, कोई सब्जेक्ट किसी काम को अंजाम देता है और उससे ये प्रभावित होता है, तो ये जितने एडवर्बियल्स हैं वो यहाँ पे आकर के रहते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, मीनिंग को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसीलिए उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि मैं आपको मैं कुछ भी, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने दवा खरीदी, मैंने दवा खरीदी, आई बॉट मेडिसिन्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता कि देखिए एक्शन हो गया बॉट, खरीद लिया, काम किसने किया? उस डूअर ने किया, किसी सब्जेक्ट ने किया। क्या खरीदा? मेडिसिन। लेकिन कई बातें ऐसी अधूरी रह जा रही हैं जो आप जानना चाहेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। जैसे किसके लिए ख़रीदा? मैंने दवा ख़रीदी, आपने बोल दिया कि आई बॉट मेडिसिन्स। तो जो सामने जिससे आप बोल रहे हैं, जिस लिसनर जो आपके सामने है, जो सुन रहा है आपकी बात, जिससे आप इस बात को बता रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल कर सकता है कि भाई ये दवा आपने किससे ख़रीदी? ये दवा आपने किसके लिए ख़रीदी? क्यों ख़रीदी? कहाँ से ख़रीदी? कब ख़रीदी? कितने पैसे में ख़रीदी? कितना ख़रीदा? आप अकेले गए थे, किसी के साथ गए थे? तो ये ढेर सारे सवाल हैं
जो आपको देने पड़ते हैं, और अगर आप अपनी बातचीत में, अपनी स्पीच में ये सारी बातें एक साथ कह देते हैं तो यहाँ पर ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। तो जो लिसनर है वो आपकी बात सुनता चला जाता है और उसको फिर से आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इनमें से कोई बात आप अधूरी छोड़ दें तो वो सवाल आपसे करेगा, भाई क्यों खरीदी? अगर आपने ये नहीं बताया कि मैंने दवा खरीदी, क्यों खरीदी, अगर ये नहीं बताया तो हो सकता है पूछ ले भैया किसके लिए ख़रीदा दवा, क्यों ख़रीदा दवा। फिर ये भी बता दिया तो कहेगा कहाँ से ख़रीदा दवा, फिर किस कंपनी का ख़रीदा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिक बातें हैं जो आप, हमें लगता है, समझ गए होंगे। अब आइए, अगर समझ गए हों तो फिर से एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि सब्जेक्ट वह बंदा है जो एक्शन को अंजाम देता है, और वर्ब वह चीज़ है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ब एक एक्शन रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, सब्जेक्ट एक्शन को अंजाम देने वाला वर्ड है, और ऑब्जेक्ट इस एक्शन से प्रभावित होने वाला है। और जितने कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ये सब एडवर्बियल्स होते हैं, और ये सारे के सारे मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। जो लिसनर है उसे ज़्यादा दिमाग में ज़ोर नहीं देना पड़ता, आप जब अपनी बात कहते जाते हैं तो यहाँ पे ये पूरी बातें होती जाती हैं। लेकिन कनेक्टर का मतलब यहाँ तक बात लगभग मान लिया जाता है कि पूरी हो गई। लेकिन अगर आपकी कोई बात अधूरी रह गई है, आप उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कनेक्टर लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे। वो जितने भी प्रकार के कंजंक्शन है वो चर्चा का विषय है, अलग लेक्चर में हो सकता है। तो उस कनेक्टर को लगाने के बाद फिर वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक सिस्टम है जो यहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई होता है। अब आइए एक बार देखते हैं, इस पैसेज को समझते हैं कि क्या यहाँ पे ये बातें हैं। अब यहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। भाषा में बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले वर्ब और उसके फॉर्म को तैयार कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सच में आपको इंग्लिश आए, लैंग्वेज आए, कोई भी लैंग्वेज आए, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है कि आप वर्ब फॉर्म को तैयार कर लें। क्योंकि बदलाव सिर्फ वर्ब में होता है, वो चाहे किसी भी भाषा में हो, बदलाव सिर्फ वर्ब में होता है। जैसे आप कह देते हैं प्ले, एक वर्ब है प्ले। अगर कुछ बदलाव करेंगे, टाइम बताएंगे, तो एक्शन के टाइम को बताने के लिए आपको बदलाव करने पड़ते हैं। तो उस एक्शन के टाइम को बदलने के लिए आपको वर्ब के फॉर्म में जो चेंजेस लाने पड़ते हैं वो आपको उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके दो फॉर्म होते हैं, इस वर्ब के दो फॉर्म होंगे, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, वो चर्चा अलग है। अभी हम ये कहने जा रहे हैं कि इस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये है वर्ब, एक्शन ये हुआ है, यही काम हुआ है। तो अगर ये काम हुआ है तो इस काम को किसी ने अंजाम दिया होगा ज़रूर। अगर ये काम हुआ है, स्थापित किसी ने किया है, अगर किसी ने स्थापित किया है तो उस स्थापित करने वाले भी कोई ना कोई होंगे। तो अगर आपने इसको इनसर्किल कर लिया, पहचान लिया ये वही वर्ब है, तो वर्ब के पहले कौन है? सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि इसके पहले जो बचेंगे वही सब्जेक्ट होंगे। इसका मतलब हुआ कि इंडिया और इजराइल ने मिल करके इस्टेब्लिश किया है। अब सवाल उठा ना, क्या इस्टेब्लिश किया है? तो ऑब्जेक्ट आ जाएगी। यानी इन लोगों ने जो कुछ भी इस्टेब्लिश किया है उसका असर कहीं तो जाके पड़ा है ना। तो उसका असर किस पे जाके पड़ा है? फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये देखिए, इस पर जाके पड़ा है। यानी सेंटेंस, इतना बड़ा सेंटेंस एकदम बिल्कुल ऐसे चीरते चले जाइए और सेंटेंस साफ हो जाता है। काम ये हुआ स्थापित करने का। किसने स्थापित किया? इंडिया और इजराइल ने स्थापित किया। क्या स्थापित किया? फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यानी इन दोनों के बीच कैसे रिलेशंस हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कूटनीतिक संबंध हैं। यानी हर तरह के संबंध होंगे इसमें। जो वैश्विक स्तर पे जो एक जो रिलेशंस होते हैं वो रिलेशंस इन दोनों के बीच में हैं। और फिर अगला देखिए कितना सिंपल हो गया, इन 1992, ये टाइम हो गया, सिंपल हो गया। चौथा ये आ गया, कॉम्प्लीमेंट तक आ गया। देख लीजिए 4 हिस्से आ गए। कौन कौन? ये काम हुआ इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिश किया इंडिया एंड इजराइल ने। क्या इस्टेब्लिश किया? फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और कब किया? 1992 में किया। ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने क्या कहा था? कनेक्टर आता है। ये देख लीजिए, कनेक्टर आ गया, यहाँ पे कनेक्टर आ गया।
एंड सिंस देन, ये देखिए ये भी टाइम ही है। ये चर्चा और आगे होगी कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि अभी तो आपने कहा कि सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो टाइम है, यहाँ टाइम यहाँ चौथे स्थान पे आ रहा है, यहाँ पे टाइम पहले आ गया। तो इसके बारे में हम लोग और चर्चा कर लेंगे कि ऐसी क्या कंडीशन होती है सेंटेंसेस में जब हमारा टाइम जो है कॉम्प्लीमेंट्स पहले आ जाते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन है, किस वजह से, कोई ना कोई रीज़न, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो रीज़न क्या है वो हम लोग समझ लेंगे बाद में। सिंस देन, तब से। द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, अब ये देखिए हैज़ ब्लॉसम्ड, ये देखिए आपने फिर से एक बार वर्ब पर ही जाकर के फोकस किया और ये वर्ब आपका हो गया हैज़ ब्लॉसम्ड। ब्लॉसम माने होता है फलना फूलना, यानी जब दो देशों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश हुए। और कैसे? डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए। टाइम कब था? 1992 में था। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? सिंस देन, ये सिंस देन, अब ये है तब से, ये ब्लॉसम माने फला फूला है। कब से? 1992 से। आज कितना, लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। तो ये रिश्ते 30 सालों में पक चुके हैं, पूरी तरह से इम्प्रूव्ड हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। हैज़ ब्लॉसम्ड माने रिश्ते अगर इस्टेब्लिश हुए हैं तो जाहिर सी बात है 30 साल से चले आ रहे हैं, तो अपने आप ब्लॉसम का मीनिंग मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, और कोई रिश्ता अगर 30 साल से आ रहा है तो अगर कुछ बात, इसका मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हो रही तभी तो 30 साल से चला रहा है, वरना रिलेशंस ख़त्म हो जाते। हाँ नहीं ना, अगर चला रहा है तो इसका मतलब है कि ये फला फूला है। ब्लॉसम मतलब रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, रिश्ते मजबूत हुए हैं। और क्या हुआ है? मजबूत हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं, फले फूले हैं। कौन फला फूला है? फिर सवाल आ गया, तो ये फला फूला है। दी बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय, भाई दो देश हैं इजराइल और इंडिया, तो द्विपक्ष हुए, दो पक्ष हुए। इसको बाय मतलब होता है दो, जैसे बाइसिकल, बाय मतलब साइकिल, चक्र, और बाय मतलब दो। तो जहाँ लेटरल, बायलैटरल, जहाँ बाय लग जाता है उसका मतलब होता है टू। तो बायलैटरल रिलेशंस यानी दो पक्षीय, द्विपक्षीय संबंध। बायलैटरल रिलेशंस किसके बीच? बिटवीन द टू कंट्रीज, इन दोनों के बीच ये रिलेशंस क्या हुए हैं? ऐसे बायलैटरल रिलेशंस का क्या हुआ है? ये रिलेशंस ब्लॉसम्ड हुए हैं, यानी फले फूले हैं। ये तरक्की किया है इन लोगों ने, ये रिलेशन जो है ये आगे बढ़े हैं। अब कि कौन कौन सी वो प्लेसेस हैं ये देखिए, किस स्तर पे ये इनके दोनों के बीच, इन दोनों देशों के बीच रिलेशंस कहाँ हैं? तो एट द इकोनॉमिक, मिलिट्री, एग्रीकल्चरल एंड पॉलिटिकल लेवल्स। ये देखिए लेवल हैं ये जो रिलेशंस डेवलप हुए हैं, ये रिलेशंस डेवलप हुए हैं इस लेवल पे। तो पहला लेवल क्या है? इकोनॉमिक, यानी भारत और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो इकोनॉमिक लेवल पर भी हैं, वो मिलिट्री लेवल पर भी हैं, वो एग्रीकल्चरल लेवल, यानी वो हमारी एग्रीकल्चर भी मदद, हम भी उसकी मदद करते हैं एग्रीकल्चर में, मिलिट्री में वो हमारी मदद करता है, हम भी उसकी मदद कर सकते हैं, करते हैं। और पॉलिटिकल लेवल पे ये हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्शन हुआ, इस एक्शन को किसने अंजाम दिया? द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़, इन दोनों देशों के बीच रिलेशंस क्या हैं? फले फूले हैं। किस लेवल पर? तो यह बता रहा है एट द इकोनॉमिक, यानी इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर और इस लेवल पर। तो ये उसके लेवल्स हैं। बोथ कंट्री सी, अब ये देखिए फिर से एक बार छोटी सी वर्ब आ गई, ये फिर से देखिए यहाँ पे वर्ब आ गई, सी। देखते हैं, कौन देखता है? दोनों देश देखते हैं। तो फिर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी देखने का काम यही दोनों लोग कर रहे हैं। बोथ द कंट्रीज सी, क्या देखते हैं? किसे देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? एज आइसोलेटेड डेमोक्रेसीज। दोनों देश, बोथ कंट्रीज सी देमसेल्व्स, दोनों देश देखते हैं। किसको देखते हैं? अपने आप को, खुद को देखते हैं। एज माने के रूप में। तो आप सवाल करिए किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? तो कह रहा है आइसोलेटेड डेमोक्रेसीज, एक ऐसे डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं जो आइसोलेटेड हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। तो अपने आप को किस रूप में देखते हैं? आइसोलेटेड डेमोक्रेसीज। और इसके साथ कुछ है, थ्रेटेंड बाय नेबर्स, एक ऐसी लोकतंत्र ये हैं दुनिया के
जिनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि ये अपने पड़ोसियों से ही परेशान है। क्या समस्या है इनकी? ये थ्रेटेंड, यानी इनको चुनौती इनके सामने रखी गई है। कौन रखता है? नेबर्स। भारत के सामने कौन है? पाकिस्तान, चाइना, कभी कभी नेपाल भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के नाराज़ हो जाता है ना। तो ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, ये इसी तरह इसराइल के भी अपने मुल्क हैं, फ़िलिस्तीन है, उससे उसको लगातार झेलना पड़ रहा है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों देशों में अपनी समानताएं हैं, उनको लेकर के दोनों दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज़ में से हैं। लेकिन दोनों की क्या चुनौतियां हैं? दोनों अपने अपने पड़ोसियों से परेशान हैं। तो क्या आया कि बोथ कंट्रीज़, दोनों देश देखते हैं। किसे देखते हैं? खुद को देखते हैं। किस रूप में? आइसोलेटेड डेमोक्रेसीज़ के रूप में, यानी अलग थलग पड़ गए लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। और कैसे ये लोकतंत्र हैं, कैसे आइसोलेटेड डेमोक्रेसीज़ हैं? ये थ्रेटेंड बाय नेबर्स, जो पड़ोसियों के द्वारा परेशान हैं। और ये पड़ोसी करते क्या हैं? अब देखिए, इसमें एक बढ़िया बात ये बताएं कि इसमें ग्रामर की बातें ये हैं कि ये थ्रेटेंड बाय डेमोक्रेसीज़ का इस थ्रेटेंड बाय नेबर्स का डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है, ये एक अलग चैप्टर होगा जब हम आपको बताएंगे कि फ्रेजेस कैसे काम करते हैं। मैं इसको करा लूँ तब बात करूँ, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। थ्रेटेंड बाय नेबर्स, ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज़ है, डेमोक्रेसीज़ का एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ये इसके बारे में बता रहा है। कैसी डेमोक्रेसीज़? तो कह रहा है थ्रेटेंड बाय नेबर्स, यानी पड़ोसियों के द्वारा परेशान, पड़ोसियों से परेशान डेमोक्रेसीज़ हैं भारत और इज़राइल। और दैट ट्रेन, यहाँ पे देखिए दैट आया है और ट्रेन आया है। ट्रेन का मतलब, यहाँ देखिए ट्रेन का मतलब प्रशिक्षित करना, लेकिन ट्रेन यहाँ पे एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। इसका मतलब ये नेबर्स, ये जो ट्रेन शब्द आया है प्रशिक्षित करने का काम, ये प्रशिक्षण का काम कौन करते हैं? नेबर्स। यानी पाकिस्तान भी प्रशिक्षित करता है, चाइना भी प्रशिक्षित करता है, उधर उसके जो नेबर्स हैं ईरान वगैरह और फ़िलिस्तीन वगैरह, वो सब उसको प्रशिक्षित करते हैं। तो मतलब ये प्लूरलिटी में है। तो ये जो ट्रेन शब्द आया है नेबर्स के लिए आया है। यहाँ पर जो प्रशिक्षित करते हैं, उनको आर्थिक मदद भी देते हैं, फाइनेंस करते हैं, और क्या करते हैं? और बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं। कौन? ये नेबर्स इनकरेज भी करते हैं। ये किसे इनकरेज करते हैं? टेररिज्म को। किसे इनकरेज करते हैं? टेररिज्म को। देयरफॉर बोथ कंट्रीज ऑल्सो व्यू। अब देखिए देयरफॉर कंजंक्शन हो गया, यहाँ तक सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब उसके बाद फिर से देखिए कंजंक्शन आ गया, तो फिर नया सेंटेंस आ गया, बोथ कंट्रीज ऑल्सो, ये देखिए ऑल्सो व्यू, ये है आपका वर्ड। तो फिर आ गया कि दोनों देश देखते हैं। व्यू माने देखते हैं, अवलोकन करते हैं। किसका अवलोकन करते हैं? देयर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप का। ये अवलोकन करते हैं कि हाँ, हमारे तुम्हारे बीच जो रिश्ते हैं, हमारे और इज़राइल के बीच जो रिश्ते हैं, वो कैसे हैं? वो कोऑपरेटिव हैं, यानी सहयोगात्मक रिश्ते हैं। दोनों देश अपने रिश्तों को सहयोग की नज़र से देखते हैं, सहयोगात्मक रिश्तों की नज़र में देखते हैं। और किस रूप में देखते हैं? एज अ स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव। और इसको स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक आवश्यकता, यानी ये देखते हैं कि जो हमारे और तुम्हारे बीच, यानी भारत और इज़राइल के बीच जो संबंध है, उस संबंध का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे दोनों के रिश्ते रहेंगे तो हम दोनों में समानताएं, जो हम चुनौतियां झेल रहे हैं, उन चुनौतियों का सामना हम मिल करके कर सकते हैं। इसलिए उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, रणनीतिक महत्व है उसका। तो यहाँ पे ये अपने इस कोऑपरेशन को, इस कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को किस रूप में देखते हैं? स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के रूप में देखते हैं, स्ट्रेटेजिक महत्व के रूप में देखते हैं, रणनीतिक महत्व के रूप में देते हैं। तो आपने ये लेक्चर देखा छोटा सा, जिसमें आपने ये देखा कि कैसे ये छोटा सा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बड़े से बड़े पैसेज को ये समझाने में काफ़ी मदद करता है। इस पर डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे। इस पर फिर से हम एक वीडियो आपके सामने पेश करेंगे और फिर देखा जाएगा कि इसमें और कौन कौन सी बातें आती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।